अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्लानिंग को डिफाइन किया और प्लानिंग के डिफाइन करने के अलावा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे और फीचर्स थे उसको समझा। फिर हम लोगों ने एक दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि प्लानिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं और वो सारे टाइप्स जो हैं कहीं ना कहीं लगभग भारत में भी और भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी वो अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग में लाए जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में प्लानिंग का विकास कैसे हुआ और ये टॉपिक होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि भारत में भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही यहाँ पर योजना का विकास हो चुका था, यानी कि योजना की प्रणाली का विकास यहां पर शुरू हो चुका था, जिसमें सबसे पहले 1934 का जिक्र करना चाहेंगे। 1934 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जानते होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियर और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो विश्वेश्वरैया महोदय ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इस किताब में उन्होंने भारत में जो इनकम है, लोगों की आय है, उसको बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। ये पहला वो कॉन्क्रीट स्कॉलरली वर्क था। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्क्रीट स्कॉलरली वर्क टुवर्ड्स प्लानिंग। योजना के लिए यह पहला कॉन्क्रीट वर्क था जिसमें उन्होंने बताया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने, कि हमें भारतीय लोगों को की आय को दोगुना करना है, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने एक 10 साल की योजना प्रस्तुत की। और उसकी एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो चाहते ये थे कि प्लान टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। क्या चाहते थे वो? कि जो हमारे एग्रीकल्चर जो लेबर है, जो कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लेबर जो इन्वॉल्व हैं, उनको हम लोग इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करें, तो इससे जो लोगों की जो इनकम है, आय है, वो कृषि क्षेत्र में भी बढ़ेगी और जो औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी। इस तरह से भारत में योजना की प्रणाली की शुरुआत का श्रेय मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को दिया जा सकता है। 1938 में क्या होता है, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है। ये कमेटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, जो कि 1938 में, और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए थी क्योंकि एक बहुत भारत के रिवॉल्यूशनरिस्ट जो व्यक्ति थे, क्रांतिकारी जो नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, वो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। और वो अधिवेशन जो पहले हुआ था वो हुआ था हरिपुरा, गुजरात में। और इस अधिवेशन में यह तय किया गया कि भारत में योजना के विकास के लिए एक ड्राफ्ट होना चाहिए, और उस ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। यानी हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में यह विचारधारा आई कि भारत के विकास के लिए हम अगर अलग से एक योजना बनाएं, और उसका चेयरमैन उन्होंने बनाया जवाहरलाल नेहरू को। तो देखिए, इसका ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। तो ये महत्वपूर्ण एक घटना इसलिए मानी जाती है प्लानिंग के डेवलपमेंट में, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय विकास के लिए योजना का ये ड्राफ्ट तैयार किया था। यह अलग बात है कि जब ये ड्राफ्ट तैयार होकर आया तो इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका या इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। फिर हम बात करते हैं 1944 की, 1944 की, जो कि 8 उद्योगपतियों की योजना के लिए जाना जाता है। इस योजना की खासियत क्या थी कि पहली बात तो ये कि उस समय जो भारत के प्रमुख उद्योगपति थे, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, ए.डी. श्रॉफ, देन आरदेशिर दलाल, जॉन मठाई,
एंड पुरुषोत्तम दास, ये सभी इतने महत्वपूर्ण उद्योगपति थे और इन सब ने मिलकर भारत में विकास के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया। और उस योजना में उन्होंने क्या मकसद रखा, क्या उद्देश्य रखा? तो ये चाहते थे कि भारत की जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है ये 15 वर्ष में दोगुनी की जा सकती है, डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 15 इयर्स, ये इसकी एक खास बात थी। दूसरी चीज ये चाहते थे कि उस समय जो भारत का नेशनल इनकम था, जो राष्ट्रीय आय था, उसे 15 सालों में 3 गुना किया जा सकता है। तो ये उद्योगपति जो थे ये चाह रहे थे कि एक तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली भारत में उत्पादन बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो कुल मिला के उद्योगपतियों के नजरिए से ये प्लान तैयार किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस योजना को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। और इस योजना का नाम क्या था? तो देखिए बहुत ही शानदार नाम था इसका, द ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ब्रीफ मतलब एक संक्षिप्त, ब्रीफ मेमोरेंडम एक घोषणा, आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक विकास के लिए एक प्रारूप का संक्षिप्त घोषणा पत्र इस योजना का नाम था, जो कि 8 उद्योगपतियों की योजना के नाम से जाना जाता है। एंड दिस वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 1944। इसकी रिपोर्ट 2 सालों में आई थी, 1944 में और 1945 में। तो ये उद्योगपतियों की योजना हो गई। फिर और डेवलपमेंट को आगे देखते हैं तो देखिए 1944 में ही एक गांधी जी, और गांधी जी के एक प्रमुख समर्थक थे श्रीमन नारायण, और श्रीमन नारायण जो थे ये प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज थे। वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे। और गांधीयन प्लान, जो गांधी जी के विचारधारा पर आधारित एक योजना इन्होंने बनाई। अब स्वाभाविक है गांधी जी की विचारधारा पर आधारित योजना थी, तो क्या बात थी इसमें? तो देखिए इसमें पहली चीज तो ये थी कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक आर्थिक विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया जाना था। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब यह हुआ कि जो अधिकार है और जो दायित्व है वो केवल ऊपर की संस्थाओं के पास ही नहीं होना चाहिए। अधिकार और दायित्व जो संगठन है या जो संस्था है उसमें निचले स्तर तक भी विभाजित होना चाहिए, बांटा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि निचले स्तर की संस्थाओं का भी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी, विकास में उनकी भागीदारी होगी। तो उस समय में भी गांधी जी ने अपनी विचारधारा में डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। बाद में हमने किया भी, जब हमने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, पंचायती राज एक्ट बनाया, 73वां संविधान संशोधन, तो उसमें भी तो हमने यही किया, डिसेंट्रलाइजेशन ही तो किया है कि हमारे पंचायतों को काम हमने सौंपा, 29 तरह के काम, 29 टाइप्स ऑफ वर्क है ना, रेंडर टू आवर पंचायत, और उनको संवैधानिक अधिकार दिया हमने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भले ही हमने अब लागू किया, लेकिन गांधी जी ने अपने गांधीयन प्लान में और खासकर श्रीमन नारायण के योगदान से ये उसी समय एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय भारत स्वतंत्र हुआ भी नहीं था, तो इन योजना पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जा सका। इसी गांधीयन प्लान में एक और चीज उन्होंने रखी थी जिसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट बाय कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से, यानी कुटीर उद्योगों के विकास के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट की बात इसमें की गई थी। इसके अलावा एक 1945 में एक पीपुल्स प्लान बनाया गया। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एमएन रॉय, ये भी एक बड़े महत्वपूर्ण सोशलॉजिस्ट, बहुत महत्वपूर्ण जो है एक हमारे समाजवादी है ना, एक महत्वपूर्ण समाजवादी व्यक्ति थे एमएन रॉय। तो इन्होंने मार्क्स के सोशलिज्म पर आधारित,
मार्क्स सोशलिज्म पर आधारित विचारधारा प्रस्तुत की, जो कि प्लान था 10 साल का, और उसमें उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन सेंटर, जितने भी सेक्टर हैं एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन, उनको सबको नेशनलाइज किया जाए, यानी राष्ट्रीयकृत किया जाए, और देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए उनको आगे बढ़ाने की। तो राष्ट्रीयकृत व्यवस्था को लागू करने के लिए एमएन रॉय ने, और मार्क्स की विचारधारा तो आप जानते ही हैं, मार्क्स जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रणेता हैं, है ना। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी बड़ी रचनाएं हैं, और इनके मार्क्स की विचारधारा पर जो है एक कंट्री उस समय बहुत स्ट्रांग हो गया था, यूएसएसआर, है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बड़ा मजबूत देश हो गया था। तो ये जो खासकर रसिया जो था, रूस उस समय यूएसएसआर बहुत मजबूत देश बन गया था। तो और उनका कॉन्सेप्ट यही था जो था ये मार्क्स की विचारधारा पर, तो उसका इम्पैक्ट जो है भारत में भी पड़ रहा था, और एमएन रॉय ने जो है उन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर भारत में भी सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाने का इस प्लान के माध्यम से सुझाव दिया। उसका नाम था जन योजना, यानी कि पीपुल्स प्लान। तो पीपुल्स प्लान भी हो गया, गांधीयन प्लान भी हो गया। अब यहां पर एक और 1944 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आर्देशिर दलाल, जो कि एक उद्योगपति थे, उनको बनाया गया इंचार्ज, एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया, योजना और विकास विभाग, योजना और विकास विभाग। तो 1944 में ये बनाया गया, 1946 में ये खत्म भी हो गया, एबोलिश भी कर दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन इस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी भारत में विकास के लिए एक अपनी तरफ से कोशिश की, योजना प्रस्तुत करने की 1 या 2 सालों में, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें हो नहीं सकती थी। 1946 में ये जो कॉन्सेप्ट था 44 का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहा, तो 46 में इसे फिनिश कर खत्म कर दिया गया, और 46 में एक प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड वाज सेट अप एंड टू रिव्यू द प्लान एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। भविष्य की योजनाओं और योजनाओं के रिव्यू के लिए एक क्या बना दिया गया, ये टर्म याद रखना पड़ता है, प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड, और इससे पहले लिखा है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये 46 में खत्म हो गया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर बन गया प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड। अब प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड ने जो है, और उसके बाद एक और कमिटी बनाई ठीक 1 साल बाद, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी। तो ये जो इकोनॉमिक आर्थिक कार्यक्रम समिति थी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और ये इन्होंने जो है, ये इनका पर्पस क्या था, ये जो कमिटी, ये जो बनाया अपन ने इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, इसका मकसद ये था कि हमारे देश में जो प्राइवेट है सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, उन दोनों की सहभागिता होनी चाहिए विकास में, जो भी योजना है उनमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी चीज अर्बन और रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में चाहे वो अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हो चाहे रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो, एक संतुलित विकास होना चाहिए। तो बैलेंस डेवलपमेंट की जो प्लानिंग थी, बैलेंस डेवलपमेंट की प्लानिंग, उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पार्टनरशिप होना चाहिए, अर्बन और रूरल दोनों का कंट्रीब्यूशन हो, दोनों का ही विकास होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी के माध्यम से आया। फिर इसमें बात आई कि इसने एक रिकमेंडेशन किया कि भाई देखिए, अब ये जरूरी हो गया है कि एक मजबूत संगठन हो जो प्लान ड्राफ्ट करवाए या ड्राफ्ट करे और उस ड्राफ्ट को लागू करवाए। इस तरह से एक मजबूत संगठन होना चाहिए, और उसी कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन जैसा एक संस्था होना चाहिए। तो अल्टीमेटली 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ हमारे देश में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप, क्योंकि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी,
है ना। 12 यानी कि नीति आयोग यानी 15 जनवरी 2015 को गठित होने से पहले भारत में विकास की जितनी भी योजनाएं बनी, 12 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, उनका जो ड्राफ्ट है, उनका जो पूरा प्रारूप है, ये इसी प्लानिंग कमीशन ने तय किया था। तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि बहुत सारे विकास की आधारशिला इन्होंने रखी और उसके आधार पर देश ने तरक्की भी की। तो इसके बारे में अलग से हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्लानिंग कमीशन ने किस किस तरह से योजनाएं बनाई, 12 पंचवर्षीय योजनाओं को संक्षेप में बताया जाएगा। फिर उसके बाद अलावा आपको नीति आयोग के बारे में भी बताया जाएगा, वो फर्दर आगे आप देखेंगे, काफी विस्तृत रूप से आएगा वो आपके सामने। लेकिन यहाँ पर जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी भारत के संदर्भ में, और प्लानिंग कमीशन गठित हुआ। लेकिन इसी समय एक और चीज थी, और यहां पर आप देख रहे होंगे जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण, ये भी एक समाजवादी व्यक्ति थे, भारत में सर्वोदय आंदोलन के जो है प्रणेता थे। इन्होंने भी अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की, अपनी तरफ से एक योजना दी जिसका नाम था सर्वोदय प्लान। इस योजना में उन्होंने इनका ये मकसद था कि भाई भारत के विकास के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एग्रीकल्चर, हमें चाहिए स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, हमें चाहिए लैंड रिफॉर्म, और हमें चाहिए जो विदेशी टेक्नोलॉजी, जो ब्रिटिश शासन काल में हम बहुत सारी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए हैं, उससे मुक्ति। सर्वोदय योजना की एक खासियत थी 1950 की, सर्वोदय प्लान बाय जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है ये प्लान। तो इस योजना में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमें कृषि, कॉटेज इंडस्ट्री और लैंड रिफॉर्म के साथ साथ फ्रीडम फ्रॉम टेक्नोलॉजी, जो विदेशी टेक्नोलॉजी है उससे मुक्ति चाहिए। हमें अगर टेक्नोलॉजी अपनाना है भी तो हमारे अपने खुद के देश में विकसित की गई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, जिससे हम आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकें। विदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत नहीं है। सर्वोदय योजना का यह हिस्सा था। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन गठित हुआ 15 मार्च 1950 को, और प्लानिंग कमीशन का ढांचा ये रखा गया कि ये न तो एक संवैधानिक संस्था थी, इट्स वॉज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, न ही ये एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यानी इसे संसद में भी पारित नहीं किया गया। इसका जो है प्लानिंग कमीशन के गठन का प्रस्ताव संविधान में भी नहीं लाया गया। तो बना कैसे? ये कैबिनेट के प्रपोजल के आधार पर बना, यानी कि मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। और ये बहुत ही मजबूत संस्था थी। क्यों मजबूत थी? क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते थे, जो चेयरमैन होते थे, वो स्वयं प्रधानमंत्री होते थे, और उनके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन होते थे जो प्रधानमंत्री के विश्वास के व्यक्ति होते थे, अर्थशास्त्र के या वाणिज्य के या किसी क्षेत्र के बहुत प्रमुख वेल नोन पर्सन होते थे। तो जो पहला प्लानिंग कमीशन बना, उस पहले प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे, और उस पहले प्लानिंग योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। तो इस तरह से प्लानिंग कमीशन जो है हमारे देश में आया, और इस समय तक भारत का संविधान भी ऑलरेडी जो है बन चुका था। जैसा कि मैंने बताया, प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, और भारतीय संविधान जो है वो ऑलरेडी 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया जा चुका था। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे जिस मनाते हैं हम लोग, है ना, गणतंत्र दिवस। तो आप देख सकते हैं कि संविधान में भी कहीं ना कहीं जिक्र तो होना चाहिए ना प्लानिंग का, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अगर आप संविधान में देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन प्लानिंग का जिक्र है कि योजना होना चाहिए, नियोजन के माध्यम से विकास होना चाहिए, और इसका जिक्र भारत के संविधान के कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में
समवर्ती कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में देखेंगे तो 20वें नंबर पर आपको मिल जाएगा, 20th पोजीशन पे मिल जाएगा, जहां पर कि भारत के विकास के लिए नियोजन के प्रारूप को अपनाए जाने की बात कही गई है। और दूसरी बात ये, भारत में ये जो नियोजन का प्रारूप अपनाया गया, इसमें यूएसएसआर का जो गॉस प्लान है, गॉस प्लान जिसके आधार पर वो लोग काफी तरक्की कर रहे थे, सो यूएसएसआर है, तो उस कॉन्सेप्ट को भारत में जवाहरलाल नेहरू ने लाया और प्लानिंग कमीशन का गठन किया। और प्लानिंग कमीशन के माध्यम से पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से 1956 जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था। और प्लानिंग कमीशन जो है वो जानी जाती है अल्टीमेटली पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए। तो इस तरह से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप आया, प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और स्वतंत्रता से पहले भारत में विभिन्न जो गतिविधियां हुई योजना से संबंधित, नियोजन से संबंधित, उसको आपने अच्छी तरह से देख लिया। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दूं, जो पहली जो चीज थी 1934 में वो था विश्वसरैया प्लान। पहले जो जिसका हमने जिक्र किया था वो 1934 का विश्वसरैया प्लान, ठीक। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किताब का नाम ध्यान रखना है। कब आया? तो 1934 में आया। क्या चीज थी, क्या बताने का प्रयास किया था इन्होंने? तो 10 साल में हम किस तरह से लोगों की आय को दुगुना कर सकते हैं। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित था ये, और जवाहरलाल नेहरू को उस नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो इसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। फिर तीसरी चीज 1944 में जो 8 उद्योगपतियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें 15 सालों में पर कैपिटा इनकम को डबल और राष्ट्रीय आय को ट्रिपल करने की योजना थी। यह भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि मानी जा सकती है स्वतंत्रता से पहले, और इसको ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा 1944 में ही एक और प्लान आया जिसे गांधीयन प्लान के नाम से जानते हैं ना, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है, और इसे तैयार किया था श्रीमन नारायण महोदय ने, ठीक। और इसी समय जो है 1945 में 1945 में एक पीपुल्स प्लान आया, एम.एन. रॉय के कंट्रीब्यूशन से। मार्क्स सोशलिज्म पर आधारित योजना थी। तो 45 का पीपुल्स प्लान, 44 का गांधीयन प्लान। और इसके अलावा 44 में ही एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये ज्यादा लंबा नहीं चला, 2 साल चला, 46 में इसे खत्म कर दिया गया। 46 में ही प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड आया एक, लेकिन ये भी ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद 47 में इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी आई। इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और इस कमेटी ने ही रिकमेंड किया कि हमें एक योजना आयोग जैसे एक मजबूत संस्था की जरूरत है, और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। और फिर धीरे धीरे योजना आयोग ने जो है बहुत सारी योजनाएं अलग अलग समय पर बनी, जिसको हम प्लानिंग कमीशन के एक कंट्रीब्यूशन के रूप में जानते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और ये जो लास्ट जो पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो जो है 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक। लेकिन इसी बीच जब सरकार बदली 2014 में, तो जैसा मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट बदल गया, और जैसे कि जो सरकार बनी, जो उस समय एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो उन्होंने ये घोषणा की, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में, उन्होंने ये घोषणा की कि अब ये प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये पुराना हो गया है, प्लानिंग कमीशन जो है वो पुराना हो गया है, हमें इसे चेंज करने की जरूरत है। और उन्होंने एक नई अवधारणा लाई और उसका नाम उन्होंने रखा
रखा नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका गठन यानी इस नीति आयोग का गठन 15 जनवरी 2015 को किया गया। इस तरह से प्लानिंग की पूरी जो डेवलपमेंट जो भारत में हुआ स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, तो उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने आ गया है। आगे हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की क्या क्या खास बातें थी, उसका हम लोग जिक्र करेंगे, यानी पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, और अल्टीमेटली जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है नीति आयोग की, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि नीति आयोग किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है। इन सारी बातों पर हम आगे की कुछ क्लासेस में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।